मेरे पास एक बर्फ जैसी ठंडी महिला सीईओ के साथ एक अनुबंध है। मैं उसे उच्च गुणवत्ता वाले जीन प्रदान करता हूँ। वह मुझे 5 मिलियन देती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है हमारा हिसाब बराबर हो जाता है और मैं वहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ ज्यादा ही प्रतिभाशाली निकलूंगा। आखिरकार वह जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती हो गई। जब डिलीवरी रूम के बाहर हर कोई अफरा तफरी में भाग रहा था, मैंने छोटे जुड़वा को, जिसकी रोने की आवाज कमजोर थी, उठा लिया और पैसे लेकर भाग गया। 6 साल तक मैंने गांव में मुर्गियां पाली, सब्जियां उगाई और अपने बेटे की अच्छी तरह परवरिश की। फिर एक दिन मैं अपने बेटे के साथ सब्जियां बेचने के लिए अपनी 3 पहिया गाड़ी लेकर शहर गया और एक लग्जरी कार ठीक मेरे सामने आकर रुकी। उसमें से एक छोटा लड़का सूट और टाई पहनकर बाहर निकला। वह बिल्कुल मेरे बेटे जैसा दिखता था। मेरे बेटे ने कहा, पापा, आपने कब चुपके से शहर में कोई बच्चा कर लिया? मेरा बेटा जिया मिन्हो ने यह बात पूरे जोश और बिना किसी शर्म के कह दी। इस समय सब्जी मंडी के हर आंटी चाचा एक साथ मेरी ओर देखने लगे। मैं तो गया काम से। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और जो पत्ता गोभी मैं बेचने वाला था वह लगभग मेरे हाथ से फिसल ही गई थी। मेरे कनपटी पर ठंडा पसीना बहने लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 6 साल की शांतिपूर्ण ग्रामीण जिंदगी का अंत इस तरह होगा। लग्जरी कार से बाहर निकला छोटा लड़का एक छोटा सा सूट और बो टाई पहने हुए था। वह पूरी तरह से एक छोटे बॉसी सीईओ जैसा लग रहा था। वह हमें उसी हैरानी से देख रहा था जैसे मेरा बेटा, लेकिन उसमें एक अतिरिक्त परत जिज्ञासा और बारीकी से जांचने की थी। फिर उसके पीछे कार का दरवाजा फिर से खुला। काले स्टॉकिंग्स में एक लंबी टांग पहले बाहर आई। फिर वह चेहरा जिसे मेरी डीएनए में जला दिया गया है, वही चेहरा जो मुझे बुरे सपनों से झटका देकर जगा देता है। शिनबिंग। 6 साल हो गए और वह जरा भी नहीं बदली थी। चेहरा बर्फ जैसा, आंखें इतनी ठंडी कि जान ले लें। बस फर्क इतना था कि इस पल उसके हमेशा एक जैसे बर्फीले चेहरे पर कुछ असामान्य सी हल्की सी झलक दिखाई दी। उसने पहले जिया मिन्हो का चेहरा देखा जो मिट्टी से सना पर मेरी तरह था। फिर उसकी नजर सूट वाले लड़के पर गई। 2 हमशक्ल, एक कीचड़ में जंगली बंदर सा, दूसरा सूट में राजकुमार सा साफ। हवा एकदम थम गई। दिल जोर से धड़कने लगा जैसे धड़कन 180 हो। पापा, शहर में आपका कोई और परिवार है? फिर गांव में हमारा और वांग दावा का क्या? उसने कहा, बनाना बंद करो। वांग दावा तो गांव के मुखिया का कुत्ता है। मैंने जिया मिन्हो के मुंह पर हाथ रख दिया, कहीं वो फिर से कोई बकवास न बोल दे। मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, बच्चे तो अजीब बातें कर ही देते हैं, दिल पर मत लेना। शिनबिंग ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजरें 2 तेज स्केलपेल की तरह हमें चीर रही थीं और पीछे से काले कपड़े पहने 2 आदमी बिना आवाज किए हमारे करीब आ रहे थे। भागो! बस यही सोचकर मैंने अपने ऑटो की रफ्तार बढ़ा दी। मेरे पुराने वाहन से खड्ड खद्दाहट की आवाजें आ रही थीं, मानो वह अभी टूट जाएगा। झटके के साथ मैं और सब्जियों से भरी गाढ़ी बाजार में घुस गए। मेरे पीछे शिनबिंग की ठंडी आवाज गूंजी, उसे रोक लो, उसे भागने मत दो, वरना तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। कभी मैं खुद को सड़क का राजा समझता था। मैंने थ्रॉटल पूरी ताकत से दबा दिया। 3 पहिया गाड़ी बाजार की तंग गलियों में पागलों की तरह दौड़ने लगी। मैंने 2 फल की दुकानों को गिरा दिया और टमाटरों के पूरे ढेर को छपटा कर दिया। आंटियों और अंकलों की चिल्लाहट पीछे दौड़ते बॉडीगार्ड्स के तेज कदमों की आवाज में घुल गई। पापा, आप कितने कूल हैं, ये तो किसी फिल्म जैसा है। जिया मिन्हो ने मेरी बाहों में उत्साह से चिल्लाया, जैसे उसे पता ही नहीं था कि हम खतरे में हैं। मैंने कहा, कूल वूल कुछ नहीं, हम अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन मेरी 3 पहिया गाड़ी कभी भी इतनी तेज नहीं हो सकती थी। जैसे ही मैं बाजार से बाहर निकला, एक काली लग्जरी कार आकर मेरे रास्ते में पूरी तरह से आड़ी हो गई। अब कहीं जाने की जगह नहीं थी। 2 बॉडीगार्ड्स ने मुझे दोनों तरफ से पकड़ लिया और ऐसे उठा लिया जैसे मेरा कोई वजन ही ना हो। मुझे कार के बोनट पर दबा दिया गया। मेरा गाल ठंडी पेंट पर चिपका हुआ था। जिया मिन्हो को एक और बॉडीगार्ड ने उठा लिया, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा नहीं था। वह छोटे सूट वाले लड़के को मुंह चिढ़ा रहा था। सूट पहने लड़का बस खाली नजरों से देखता रहा। शिनबिंग अपनी हील्स में क्लिक करती हुई मेरी ओर आई, एक कदम सोच समझकर। जेवू, उसने मेरा नाम लिया। आवाज धीमी थी, लेकिन मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। काफी समय हो गया मिलते हुए। मैंने जबरदस्ती सिर उठाया और अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान फैला दी। मिस शिन, क्या संयोग है, आप भी सब्जियां खरीदने आई हैं? शिनबिंग के होंठों का कोना हल्का सा फड़क गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो झुककर बॉडीगार्ड की बाहों में जिया मिन्हो को देखने लगी। उसने गाल छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ये देख। जिया मिन्हो ने गर्दन पीछे खींच ली और उसे शक से देखा। तुम कौन हो? मेरी सौतेली माँ बनने का सपना भी मत देखना। मेरे पापा वांग दावा के हैं। मैंने कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, वांग दावा एक कुत्ता है। शिनबिंग का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने धीरे से सांस ली और खड़ी हो गई। उसकी गुस्से भरी नजरें मुझ पर टिकी। शिनबिंग ने शांत पर खौफनाक आवाज में पूछा, 6 साल पहले मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, है ना? मैंने महसूस किया कि बॉडीगार्ड की पकड़ मेरे कंधों पर और कस गई। मान लिया तो मैं मारा जाऊंगा, नकार दिया तो भी मैं मारा जाऊंगा। बेहतर है कुछ न कहूँ। इसलिए मेरी नजरें इधर उधर घूमने लगीं और मैंने तुरंत सबसे हैरान और मासूम चेहरा बना लिया। जुड़वा? मिस शिन, मुझे बिल्कुल नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं। पूरी ईमानदारी से जिया मिन्हो की ओर इशारा कर मैंने कहा, ये मेरा भतीजा है,
इसके माता पिता हादसे में चल बसे, तब से मैंने इसे अकेले पाला। बहुत मुश्किल था। मैंने तो झूठ को सच साबित करने के लिए 2-4 आंसू भी निकालने की कोशिश की। ये मुझसे कितना मिलता है। कहते हैं भतीजे चाचाओं पर जाते हैं, ये सच है। मेरी बात पूरी होने से पहले जिया मिन्हो ने चिढ़कर टोक दिया, पापा ये क्या कह रहे हैं? आपका कोई भाई कब से है? दादा दादी तो कब के नहीं रहे, क्या आपको याद नहीं? मैंने अपने गद्दार बेटे को घूरा। मैं निशब्द था। लगा काश जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। यह शिनजाई का जन्म प्रमाण पत्र है और उस समय के अस्पताल के रिकॉर्ड्स हैं। उसकी नजरें बिना पलक झपकाए मेरी आंखों में गड़ी रहीं। रिकॉर्ड्स के अनुसार इनक्यूबेटर बी में रखा गया नवजात लड़का जन्म के 3 घंटे बाद गायब हो गया था। मेरा सीना कस गया। लापरवाही। मैं भागने में इतना मशगूल था कि सबूत मिटाना ही भूल गया। ये महज एक संयोग था। ये जरूर एक संयोग ही होगा। शिनबिंग ने बोलना बंद कर दिया था। वह अपने बॉडीगार्ड्स की ओर मुड़ी। इसे क्लाउड समिट एस्टेट वापस ले जाओ और हमारे वकील से संपर्क करो। मुझे तुरंत पितृत्व परीक्षण चाहिए, बॉडीगार्ड ने कहा। जी मिस शिन। और बस इसी तरह 2 बॉडीगार्ड्स ने मुझे उठाया और एक अपराधी की तरह लग्जरी कार की पिछली सीट पर ठूंस दिया। जिया मिन्हो को भी अंदर लाया गया। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वह चमड़े की सीटों को सहलाते हुए बोला, पापा ये आपके ऑटो से ज्यादा आरामदायक है, बस उतनी तेज नहीं। तेज होने का क्या फायदा, वे हमें फिर भी पकड़ ही लेते। काफिला सीधे शहर के किनारे स्थित एक उच्च वर्गीय रिहायशी इलाके क्लाउड समिट एस्टेट की ओर बढ़ गया। सिर्फ नाम ही इसकी कीमत के बारे में सब कुछ बता देता था। कुछ ही पल बाद कार एक ऐसे विला के सामने रुकी जो किसी किले जैसा दिखता था। जिया मिन्हो और मुझे लिविंग रूम में ले जाया गया। ये इतना बड़ा था कि उसमें ट्रैक मीट भी हो सकता था। छत पर लगे क्रिस्टल झूमर ने मेरा सिर घुमा दिया। जिया मिन्हो ने कभी किसी घर को इतना भव्य होते नहीं देखा था। वह अंदर गया और तुरंत ही अपना आपा खो बैठा। कालीन पर बार बार लौटने लगा। शिनबिंग सोफे पर थी और शिनजाई उसके बगल में। वह टैबलेट लिए फर्श पर कुत्ते की तरह भौंकते जिया मिन्हो को देख रहा था। एक ही माँ के इन दोनों बच्चों में जमीन आसमान का अंतर था। आखिरकार शिनबिंग ने बोलना शुरू किया, जेवू मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। 6 साल पहले के 5 मिलियन वापस कर दो। बच्चे को यहीं छोड़ दो और तुम आजाद हो जाओगे। मेरा दिल बैठ गया। वे 5 मिलियन गांव में एक घर बनाने, जमीन खरीदने और मुर्गियां पालने में खर्च हो गए थे। वो हमारी 6 साल की रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च भी था। अब उसमें से कुछ भी बचा नहीं था, लेकिन पैसे से भी बढ़कर वह मुझसे जिया मिन्हो को यहीं छोड़ने के लिए कह रही थी। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? मैंने अपने बेटे को कालीन पर दौड़ते हुए देखा। वह ऐसे हंस रहा था जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही न हो। वह वही था जिसे मैंने 6 साल तक अपनी पूरी ताकत से पाला था। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार शिनबिंग की आंखों में सीधे देखा। मिस शिन, मैं पैसे लौटाने का कोई तरीका ढूंढ सकता हूँ, लेकिन जिया मिन्हो मेरा बेटा है। मैं उसे आपको नहीं दे सकता। तुम्हारा बेटा? जैसे मैंने अभी अभी उसकी जिंदगी का सबसे मजेदार मजाक सुना दिया हो। हमारा अनुबंध मत भूलो। तुम सिर्फ एक जीन डोनर थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने अपनी गर्दन अकड़ा ली और पलट कर कहा, अनुबंध में यह नहीं लिखा कि अगर जुड़वां बच्चे हों तो क्या करना है, और वह बच्चा तो जन्म के समय बहुत कमजोर था। डॉक्टरों ने भी कहा था कि शायद वह बच न पाए। मैं ही उसे गांव वापस ले गई थी और पुराने घरेलू नुस्खों से चम्मच चम्मच चावल का दलिया खिलाकर उसे जिंदा रखा। ये सच था। उसकी डिलीवरी समय से पहले हो गई थी। जिया मिन्हो बहुत छोटा और दुबला था और उसकी रोने की आवाज बिल्ली के बच्चे से भी धीमी थी। मैं उसे लेकर भागी, एक तो पैसों के लिए और दूसरा इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि यह बर्फ जैसी ठंडी औरत सच में उसकी उपेक्षा कर देगी। यह सुनकर शिनबिंग के चेहरे के भावों में कुछ बदलाव आया, लेकिन वह तुरंत फिर से ठंडे पड़ गए। मुझे प्रक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नतीजे से फर्क पड़ता है, और नतीजा यह है कि तुमने मेरा पैसा भी चुराया और मेरा बेटा भी। वह खड़ी हो गई। वह मुझे नीचे देख रही थी। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे जब तक कि टेस्ट के नतीजे नहीं आ जाते, वरना मैं तुम्हें असली जवांग दिखा दूंगी। महल में बंद किए जाने के पहले ही दिन मुझे अमीर लोगों की, जिसे वे उबाऊ जिंदगी कहते हैं, उसका पहला स्वाद मिला। शिनबिंग ने मेरे और जिया मिन्हो के लिए एक गेस्ट रूम तैयार करवाया था। गेस्ट रूम मेरे गांव वाले पूरे घर से भी बड़ा था। इसमें अपना अलग बाथरूम था, एक वॉक इन वार्डरोब था और एक छत थी जिससे पूरा गोल्फ कोर्स दिखता था। जिया मिन्हो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह किंग साइज बेड पर इधर उधर उछल रहा था। वह बहुत महंगे ड्वेट का इस्तेमाल ट्रैम्पोलिन की तरह कर रहा था। उसने कहा, क्या हम अब यहीं रहने वाले हैं? अगर ऐसा है तो ये शानदार होगा। ये तो ओल्ड वांग के सुअर के बाड़े से कहीं बड़ा है। मैं तो निरुत्तर रह गया। क्या वह कोई बेहतर तुलना नहीं कर सकता था? मैं उतना खुश नहीं था जितना वह था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। वह हिला तक नहीं। 2 काले कपड़ों में आदमी बाहर खड़े थे, जैसे पत्थर के 2 प्रहरी। खिड़कियों पर लॉक लगे थे और वे बस जरा सी खुलती थीं। शिनबिंग ने मुझे अपराधी की तरह कैद कर दिया था। समय मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड बीतता गया। दोपहर का खाना खाने का समय आ गया। एक नौकरानी हमें डाइनिंग रूम तक ले जाने आई। लंबी डाइनिंग टेबल पर सुरुचिपूर्ण व्यंजन सजे हुए थे। पश्चिमी खाना, चीनी खाना, जापानी खाना, जो कुछ भी आप चाहें, सब कुछ था। शिनबिंग मेज के सिर पर बैठी थी। शिनजाई उनकी बाईं ओर बैठा था, चुपचाप और सलीके से चाकू और कांटे से अपना स्टेक काट रहा था। जिया मिन्हो और मैं उनके सामने बैठे थे। जिया मिन्हो ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उसने एक पूरा ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर पकड़ लिया और उसे अपने मुंह में ठूंसने की कोशिश की। मैंने उसे तुरंत रोक दिया। इसे नीचे रख दो।
नंगे हाथों से इसे कुतरना शर्मनाक है। जैसे ही मैंने यह कहा, मैंने उचित बर्तन उठाए और उसके लिए लॉबस्टर छीलना शुरू कर दिया। मैंने मांस को उसके कटोरे में रख दिया। जिया मिन्हो मुस्कुराई। धन्यवाद पिताजी। उसने कांटा उठाकर लॉबस्टर का टुकड़ा लिया, पर खाया नहीं। इसके बजाय उसने उसे मेरे मुंह के पास ले जाकर रख दिया। पापा, पहले खाना खाते हैं। मेरा दिल गर्म हो गया। ये बच्चा बहुत समझदार था। मैंने अपना मुंह खोला और उसे खा लिया। टेबल के उस पार शिनबिंग के हाथ उसके चाकू और कांटे पर रुक गए। वह हमारी बातचीत को अजीब भाव से देख रही थी। बगल में बैठे शिनजाई ने खाना रोक दिया और हमें देखने लगा। शिनबिंग ने अपना गला साफ किया और चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। जिया मिन्हो, आज से तुम शिष्टाचार सीखोगे। मेज पर चिल्लाना और हाथों से खाना बंद करो। अब चाकू कांटे से खाओ, समझे? मुंह में लॉबस्टर भरे मिन्हो ने पूछा, शिष्टाचार क्या है? क्या वो खाने की चीज है? शिनबिंग की भौहें सिकुड़ गईं और उसने कहा, शिनजाई, उसे दिखाओ। शिनजाई ने अपने बर्तन नीचे रखे, एक नया सेट उठाया और शांत आवाज में जिया मिन्हो को थमा दिए। इन्हें ऐसे पकड़ते हैं। जिया मिन्हो ने उसकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन एक तेज आवाज के साथ कांटा जमीन पर गिर गया। जिया मिन्हो उसे उठाने के लिए झुका और सीधा अपना सिर मेज के पैर से टकरा बैठा। वह चिल्लाया और पूरा डाइनिंग रूम अफरा तफरी में बदल गया। मैंने परेशान नौकरानी को देखा, फिर शिनबिंग के चेहरे की ओर देखा, जो हर सेकंड और गहरा होता जा रहा था, और मुझे एक शांत अपराधी संतुष्टि महसूस हुई। गांव वालों को नीचा दिखाने का यही नतीजा है। मेरा बेटा अकेला ही तुम्हारा महल गिरा देगा। कुछ ही देर में हमने खाना खत्म किया। शिनबिंग ने शिनजाई को बुलाकर उसे कई कीमती खिलौने थमा दिए। अपने भाई को टॉय रूम ले जाओ। फिर उसने जिया मिन्हो की ओर ठंडी नजरों से देखा। ये सब तुम्हारे हैं, जो चाहो ले लो। वह मेरे बेटे को खिलौनों से रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी। मेरे भीतर खतरे की घंटियां बज उठीं। वह मेरे मासूम बेटे को पैसे से भ्रष्ट करना चाहती थी। ऐसा कभी नहीं होगा। फिर पहली बार दोनों एक जैसे छोटे लड़के ठीक से साथ खड़े हुए। शिनजाई ने एक ट्रांसफॉर्मर खिलौना पकड़ा हुआ था और वह थोड़ा अनिश्चित सा लग रहा था। जिया मिन्हो उसके चारों ओर एक चक्कर लगाकर उसके कपड़े टटोलने लगा। तुम्हारे कपड़ों का कपड़ा बहुत अच्छा है, मेरे पापा की बनियानों से कहीं ज्यादा मुलायम है। शिनजाई का चेहरा गुलाबी हो गया। ये रेशम है, उसने धीरे से कहा। जिया मिन्हो ने शिनजाई का हाथ पकड़ लिया। मुझे एक मजेदार जगह पता है, चलो साथ चलो। जिया मिन्हो शिनजाई को घसीटते हुए पिछवाड़े के बगीचे में एक बड़े पेड़ तक ले गया। ये देखो। जिया मिन्हो ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई, दोनों हथेलियों में थूका और उन्हें आपस में रगड़ा, फिर बिना किसी मेहनत के पेड़ पर चढ़ गया। वह एक डाल पर बैठ गया और नीचे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे शिनजाई की ओर देखने लगा। ऊपर आओ, यहाँ से नजारा बहुत अच्छा है। शिनजाई ने डर और चाहत के साथ ऊपर देखा। मुझे चढ़ना नहीं आता, जिया मिन्हो ने उत्साहित किया। डरो मत, मैं सिखाऊंगा, बस ऐसे ही। शिनजाई अनाड़ीपन पर दृढ़ता से चढ़ने लगा। मैं पेड़ से टिककर देखने लगा, एक अनजान एहसास लिए। तभी शिनबिंग ने पूछा, जीवू, इस परवरिश से बच्चे का भविष्य कैसा होगा? मैंने पलटकर देखा। वह वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। क्या तुम उसे पक्षियों के घोंसले लूटने या पहाड़ों में शिकार करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हो? मैंने मुस्कुराकर पेड़ पर चढ़ती उस नन्ही आकृति की ओर इशारा किया। मिस शिन, मैं उसे बड़ी जायदाद तो नहीं, पर एक खुशहाल बचपन दे सकता हूँ। मैं उसे महान नहीं बनाना चाहता। उसकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। और देखिए, आपका बेटा भी कितना खुश है। शायद पहले कभी नहीं रहा होगा। शिनबिंग ने मेरी ओर इशारा करते हुए देखा। जिया मिन्हो की मदद से शिनजाई आखिरकार एक निचली डाल पर चढ़ गया था। वह घबराए हुए हाथों से तने को पकड़े हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी झलक रही थी जो उसके लिए बिल्कुल नई थी। दोनों लड़के डाल पर साथ साथ बैठे थे। जिया मिन्हो दूर की ओर इशारा करते हुए शिनजाई को अपने गांव पर अपनी दंत कथाओं जैसी बादशाहत के किस्से सुना रहा था। शिनबिंग की आंखों में कुछ चमक सा आया। वह चुप हो गई। फिर अचानक एक तेज चरमराहट हुई। जिस डाल पर शिनजाई बैठा था वह उसके वजन से टूट गई। वह चीख पड़ा और उसका शरीर एक ओर झुक गया। वह गिर रहा था। शिनबिंग ने डर के मारे चीख निकाली। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मेरा दिल गले में आ गया। यह कैसा कमजोर पेड़ है? जिमिन्हो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह एक छोटे बंदर की तरह झपटा और दोनों हाथों से शिनजाई की कमर को जकड़ लिया। डरना मत, मुझे पकड़ लो। जिमिन्हो ने अपनी सारी ताकत लगाकर शिनजाई को गिरने से खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गति के कारण दोनों डाल से नीचे गिर गए। सौभाग्य से डाल नीची थी। वे घनी घास में गिरे और एक दूसरे के ऊपर लुढ़क गए। मैं और शिनबिंग वहां दौड़े। उसने शिनजाई को गले लगा लिया। तुम ठीक हो? चोट तो नहीं आई? उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें भर आईं। मैंने जल्दी से अपने बेटे को उठने में मदद की। जिमिन्हो ने कहा, पापा, मेरी तो पिछवाड़ा 8 टुकड़ों में बट गया है। लेकिन वह तुरंत शिनजाई की ओर मुड़ा। अरे छोटे सूट वाले, तुम ठीक हो? शिनजाई, जो अभी भी डरा हुआ था, ने सिर हिला दिया। फिर उसने जिमिन्हो की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद, वरना मैं तो जरूर बुरी तरह गिर जाता। यह पहली बार था जब उसने जिमिन्हो से खुद बात की थी। शिनबिंग ने अपनी जांच पूरी की और पाया कि शिनजाई की सिर्फ कोहनी छिल गई थी। उसने धीरे से सांस छोड़ी, लेकिन तुरंत ही अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। जेवू, क्या तुम इसे खुशहाल बचपन कहते हो? मेरे बेटे को इतनी खतरनाक चीज में घसीटने दे रहे हो। अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं सुनिश्चित करती कि तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताओ। ये औरत बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं थी। मैंने अभी तक अपना मुंह भी नहीं खोला था कि जिमिन्हो गुस्से में आगे बढ़ आया।
इसका मेरे पापा से कोई लेना देना नहीं है। पेड़ पर चढ़ने का आइडिया मेरा था। एक असली मर्द छोटी मोटी गिरावट पर नहीं रोता। देखो, मैं तो रोज गिरता हूँ और मुझे कुछ नहीं होता। उसने अपना छोटा सा सीना फुला लिया और मेरे सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई छोटा मुर्गा मुर्गी की हिफाजत कर रहा हो, और मैंने उसे बचाया। तुम्हें तो मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। ये सुनकर शिनबिंग एकदम चुप हो गई। वह उस लड़के को घूरने लगी जो उसके बेटे जैसा ही दिखता था, लेकिन उसका बर्ताव किसी छोटे सड़क छाप लड़ाके जैसा था। पहली बार उसके पास कहने को कुछ नहीं था। माँ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैं खुद ही चढ़ना चाहता था। शिनबिंग का चेहरा कई रंगों में बदल गया। शायद उसने पहले कभी एक साथ 2 बेटों से ऐसी बेवफाई महसूस नहीं की थी। उसने ठंडी सांस छोड़ी, शिंजे को उठाया और बिना पीछे देखे अंदर चली गई। मैं झुककर जे मिन्हो के बालों को सहलाने लगा। अभी तुमने जो किया वो काफी बहादुरी भरा था। तुम सच में मुझे बचाने में कामयाब रहे। जे मिन्हो ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली। बिल्कुल, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बहादुरी तो मेरा काम है। ऊपरी तौर पर तो ऐसा लग रहा था कि इस बार मैं हार गया हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैंने दोनों लड़कों के दिलों में एक बीज बो दिया है। उस शाम शिनबिंग ने आर्थिक हमले के साथ हिसाब बराबर करने की कोशिश की। उसने नौकरानी से जे मिन्हो के गेस्ट रूम में खिलौनों से भरा पूरा कमरा भिजवा दिया। रिमोट कंट्रोल रेसिंग कारें, लेगो के महल, लिमिटेड एडिशन फिगर, सब कुछ एक छोटी सी पहाड़ी की तरह जमा हो गया। ये सब तुम्हारे लिए हैं। शिनबिंग दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा हमेशा की तरह ठंडा। अगर अच्छे रहोगे तो और भी मिलेंगे। लो, आ गया। पूंजीवादी भ्रष्टाचार बिल्कुल समय पर। मैंने जे मिन्हो को घबराहट से देखा। उसने खिलौनों के ढेर को काफी देर तक टटोला, फिर एक सस्ती प्लास्टिक की पानी वाली पिस्तौल उठाई और उम्मीद से मेरी ओर देखा। पापा, क्या मैं इससे खेलूं? मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बिल्कुल। वह तुरंत खुशी खुशी छत की ओर पानी की पिस्तौल चलाने लगा। थक कर वह मुझे खींचते हुए बोला, पापा, कहानी सुनाओ। बताओ, आपने जंगली सुअर कैसे भगाया था? मैंने कभी कोई जंगली सुअर नहीं भगाया। उस सुअर ने मुझे काफी दौड़ाया। मैंने गला साफ कर उसे एक कहानी सुनाई। जे मिन्हो खुशी से सुनते हुए मेरी बाहों में सो गया। मैंने उसे धीरे से बिस्तर पर सुला दिया। जब मैं पलटा तो शिनबिंग अब भी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी नजरें उन महंगे खिलौनों पर गईं, जिन्हें जे मिन्हो ने बिना सोचे समझे छोड़ दिया था। फिर उसने मेरी बाहों में गहरी नींद में सो रहे बच्चे की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसी भावनाओं की गहराई थी जिसे मैं समझ नहीं सका। मैं उसके पास गया और धीरे से बोला, मिस शिन, देखा आपने, कुछ चीजें पैसे से नहीं मिलती, जैसे पिता का प्यार, इसीलिए हमें पैसे से मत तौलिए। मैंने जानबूझकर सीना फुलाया, अपनी गरिमा बचाने के लिए। शिनबिंग देर तक चुप रही। मुझे लगा वह बॉडीगार्ड्स बुलाकर मुझे बाहर निकलवा देगी, पर उसने बस इतना कहा, कल पैटर्निटी टेस्ट के सैंपल भेजे जाएंगे, दुआ करो कि वह मेरा बेटा ना निकले। यह कहकर वह मुड़ी और चली गई। उसका अकेला सा सिलहूट दूर जाता देख मेरी छोटी सी जीत की भावना चुपचाप फीकी पड़ गई। शायद ये औरत उतनी बुरी नहीं थी जितना मैंने सोचा था, लेकिन यह ख्याल सिर्फ 3 सेकंड ही रहा, क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि जे मिन्हो 100% उसी का बेटा है। जैसे ही वे नतीजे आ जाएंगे, मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मैं बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था, मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह जल्दी फैमिली डॉक्टर पूरे उपकरणों के साथ आ गया। जे मिन्हो, शिंजे और मैं सोफे पर एक कतार में बैठे थे, खून निकलवाने का इंतजार कर रहे थे। शिंजे को यह सब साफ तौर पर आदत थी, उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने बिना किसी भाव के अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जे मिन्हो ने अपनी जिंदगी में कभी खून नहीं निकलवाया था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह पूरी ताकत से मेरी गर्दन से चिपक गया। पापा, मुझे सुई नहीं चाहिए, सुई लोगों को मार देती है, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने कहा, डरो मत, ये मच्छर के काटने जैसा है, दर्द नहीं होगा। सच में? हाँ, सच में। उसे समझाते हुए मेरा दिमाग दौड़ रहा था। मुझे सैंपल बदलने का कोई तरीका ढूंढना था। मेरी नजर मेज पर रखी ट्यूब्स पर पड़ी। डॉक्टर ने पहले शिंजे का खून लिया और उस पर उसका लेबल चिपका दिया। फिर जे मिन्हो की बारी आई। वह ऐसे चिल्ला रहा था जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। मेरी बाहों में तड़प रहा था। नहीं सुई, नहीं सुई। डॉक्टर और 2 नौकरानियां सब पास आ गईं। कमरे में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। मेरा मौका। जब सबकी नजरें जे मिन्हो पर थीं, मैंने चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया और अपनी ही बांह पर नाखून से जोर से खरोंच दिया। वो सच में दर्दनाक था। जैसे ही डॉक्टर ने जे मिन्हो को सुई लगाई, मैं उसे दिलासा देने के बहाने झुकी और अपना हाथ उसके हाथ के नीचे सरका दिया। मेरे खून की एक बूंद चुपचाप उस ट्यूब में गिर गई जिस पर जे मिन्हो का नाम लिखा था। ये सब करने के बाद मैंने लंबी और धीमी सांस छोड़ी। जब तक टेस्ट के नतीजे यह साबित कर देंगे कि जे मिन्हो और शिनबिंग खून के रिश्तेदार नहीं हैं, तब तक उसके पास मुझे और जे मिन्हो को यहाँ रखने की कोई वजह नहीं होगी। मैं इतनी होशियार हूँ, मैं तो लगभग जीनियस हूँ। खून लेने के बाद डॉक्टर ने हम तीनों के गाल की भी स्वैब सैंपल ली। डबल चेक, उसने कहा। लापरवाही है। मेरा दिल बैठ गया। मैं उन सील बैग्स को घूरते हुए सैंपल्स नहीं, बल्कि अपनी मौत का वारंट देख रही थी। उस दोपहर शिनबिंग को एक मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। जाने से पहले उसने खास तौर पर मुझे और जे मिन्हो को बुलाया। शिंजे की पियानो टीचर आज सबक देने आ रही हैं। जे मिन्हो, ठीक से रहना, उन्हें परेशान मत करना। फिर उसने मुझे तीखी नजरों से देखा और कहा, अगर तुम उसे काबू में नहीं रख पाई तो मैं खुद कर दूंगी। वो मुझे धमका रही थी। मुझे डराना इतना आसान नहीं है। शिनबिंग के जाने के बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। उसने टेलकोट पहना था
और उसके बाल पीछे की ओर चमकदार तरीके से सेट थे। वह शिंजे का पियानो टीचर था, जाहिर तौर पर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध उस्ताद। उस्ताद ने खुद को एक भव्य पियानो पर बैठाया जो देखने में बहुत महंगा लग रहा था। शिंजे आज्ञाकारी रूप से उसके बगल में बैठ गई। एक समृद्ध धुन कमरे में गूंज उठी। जे मिन्हो चौड़ी आंखों से चुपके से पास आया, पियानो पर झुक गया और घूरने लगा। ये चीज खुद ब खुद गाती है? उस्ताद ने हल्का सा भौहें चढ़ाई, लेकिन अपना संयम बनाए रखा और जे मिन्हो को नजरअंदाज कर दिया। धुन खत्म होते ही उस्ताद शिंजे को सिखाने लगे। गलत, ये हिस्सा दमदार होना चाहिए, न कि ऐसा बेजान जैसा तुम बजा रहे हो। कलाई ऊपर करो। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा? क्या तुम सुअर हो? तुम इतनी आसान धुन भी याद नहीं रख सकते? उस्ताद का व्यवहार और भी खराब होता गया और उसकी आवाज और तेज हो गई। वह बिना किसी गरिमा के गालियां देने लगा। शिंजे सिर झुकाए बैठा रहा, चेहरा शर्म से लाल, आंखों में आंसू भरे हुए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। सिर्फ देखकर ही मैं गुस्से से भर गया था। यह कैसा उस्ताद था? क्या वह किसी छात्र को सिखा रहा था या किसी कुत्ते को ट्रेनिंग दे रहा था? जाए मिन्हो ने भी अब काफी देख लिया था। वह पियानो के पास गया और इतनी जोर से चाबियों पर हाथ मारा कि कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। जाए मिन्हो ने उस्ताद की ओर उंगली तानकर चिल्लाया, उससे इस तरह बात करने की हिम्मत मत करना। तुम खुद स्वर हो, तुम्हारा पूरा परिवार स्वर है। तुम बदतमीज लड़के, जानते हो मैं कौन हूँ? उस्ताद का चेहरा गुस्से से बैंगनी पड़ गया। वह झटके से खड़ा हो गया। जाए मिन्हो ने अपने हाथ कमर पर रख लिए। तुम जो भी हो, मुझे परवाह नहीं। एक और गलत बात कही तो तुम्हारे पियानो पर मूत दूंगा। मैं मुस्कुराया। मेरा बेटा अडिग था। उस्ताद गुस्से से कांप उठा। उसने मेरी ओर इशारा किया। यही बेटा पाला है तुमने? बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैं धीरे धीरे चलते हुए उसके पास गया। मैंने जाए मिन्हो को अपने पीछे कर लिया। मेरे बेटे की जुबान कड़वी है, पर वह गलत नहीं। मैंने शिंजाई से कहा, बच्चे सीखने आते हैं, चिल्लाने के लिए नहीं। तुम्हारा तरीका उसका आत्मविश्वास तोड़ता है। क्या फायदा? उस्ताद ने मुझे घृणा से देखा। कला के बारे में क्या जानते हो? क्या तुम जैसे देहाती ने कभी कोई कृति सुनी है? मैं मुस्कुराया। शायद नहीं, पर मैं जानता हूं कि संगीत लोगों के लिए होता है। दुख देने वाली कला बेकार है। ये कहकर मैं पियानो की ओर बढ़ गया। मैंने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। ये तो बस पियानो है, मैं भी बजा सकता हूँ। सभी लोग अविश्वास से मुझे घूर रहे थे। मैं बेंच पर बैठ गया। मैंने गहरी सांस ली और उस धुन को याद किया जिसे मैंने विश्वविद्यालय में किसी को प्रभावित करने के लिए जुनून के साथ अभ्यास किया था। फिर मेरी उंगलियां चाबियों पर गईं और मैंने एक बच्चों का गीत बजाया। मैंने उसे पूरे दिल से, साहस और भावना के साथ बजाया और जब वह खत्म हुआ तो पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। पियानो उस्ताद का मुंह इतना खुला रह गया कि उसमें एक अंडा रखा जा सकता था। शिंजाई की आंखें हैरानी और प्रशंसा से चौड़ी हो गईं। जय मिन्हो ताली बजाते हुए धुन गाने लगे। शायद मैंने अच्छा बजाया था। मैं उठकर उस्ताद की ओर देखते हुए बोला, क्या यह काफी जुनूनी था? उस्ताद का चेहरा गुस्से से लाल सफेद हो रहा था। उन्होंने मुझे काफी देर तक इशारा किया, लेकिन एक शब्द भी नहीं कह पाए। आखिरकार आस्तीन झटकते हुए बोले, अशिष्ट, कला के लिए शर्मनाक। उसने बैग उठाया और गुस्से में निकल गया। जाते जाते ताना मारा, मिस शिन को सब बता दूंगा, देख लेना। बता दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या उसे लगता है कि मैं उससे डरता हूँ? जैसे ही उस्ताद चला गया, शिंजाई ने मुझे पूरी प्रशंसा के साथ देखा। चाचा, वह बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने सीने पर हाथ मारा। बिल्कुल अच्छा था। सीखना चाहती हो? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। शिंजाई के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। हाँ, और इस तरह उस दोपहर के बाकी समय तक क्लाउड समिट एस्टेट के भव्य बैठक कक्ष में बच्चों के गीत की धुन गूंजती रही। जय मिन्हो ने गायन और नृत्य की जिम्मेदारी संभाली। मैंने पियानो को संभाला। शिंजाई ने ताली बजाने का जिम्मा संभाला। 3 लोग। खुश रहने के लिए बस इतना ही काफी था। जब शिनबिंग मीटिंग के बाद थकी हारी घर लौटी तो उसने ठीक वैसा ही एक सौहार्दपूर्ण दृश्य देखा। एक प्यार करने वाले पिता और एक आज्ञाकारी बेटे का। वह दरवाजे पर खड़ी रही और बैठक कक्ष में 3 लोगों को एक साथ हंसते हुए देखती रही। 2 बच्चे और एक वयस्क आदमी बड़ी सहजता से आपस में घुल मिल रहे थे। वह गुस्सा होना भूल गई। शिंजाई ने सबसे पहले उसे देखा। माँ, आप आ गईं। वह दौड़ता हुआ आया। अंकल ने आज मुझे पियानो सिखाया, बहुत मजा आया। ये सुनकर शिनबिंग ठिठक गई। यह पहली बार था जब उसने शिंजाई को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था। उसकी नजर शिंजाई से आगे बढ़कर मुझ पर आकर ठहर गई। उसकी आंखों में अब केवल ठंडापन नहीं था, उसमें कुछ और भी था, कुछ तलाशती और अनिश्चित सी बात। क्या बर्फ पिघलने लगी थी? मैंने उसे एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी, लेकिन अगले ही पल उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया, कुछ बातें सुनी और उसका चेहरा तुरंत उतर गया। क्या उसने उस्ताद को भगा दिया और पूरा दोपहर बच्चों के गाने बजाता रहा? ठीक है, समझ गई। उसने फोन काटा और फिर मेरी ओर देखा। जो हल्की सी गर्माहट अब भी थी वह पल भर में गायब हो गई और फिर से बर्फ जैसी ठंडक लौट आई। जयवू, तुम वाकई कमाल हो। आप तारीफ कर रही हैं। सच कहूं तो बस थोड़ा विनम्र हूं। दुनिया के टॉप 3 में ही गिन लीजिए। शिनबिंग ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा दबा लिया। कल शिंजे के स्कूल में पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे है। तुम जय मिन्हो के साथ जाओगे? क्या? मैं क्यों जाऊं? मैं उसकी माँ हूं। तुम उसके दूसरे अभिभावक बनकर जाओ। उसे पिता शब्द कहना मुश्किल लग रहा था। वह आगे बोली, सबसे जरूरी बात, किसी मुसीबत में मत पड़ना, कोई तमाशा मत करना। तुम्हें पता है अगर तुमने ऐसा किया तो क्या होगा? एक थप्पड़ के बाद कोई मीठा इनाम मिलेगा? नहीं, एक थप्पड़ के बाद उससे भी बड़ा थप्पड़ मिलेगा। एक प्रतिष्ठित स्कूल में पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे के लिए जाना।
ये तो जैसे किसी देहाती मुर्गी को फीनिक्स के घोंसले में सार्वजनिक फांसी के लिए डालना था। मैं पहले से ही कल के हर अजीब पल की कल्पना कर सकता था। अगले दिन हम चारों 2 कारों में सवार होकर उस मशहूर रॉयल किंडरगार्टन पहुंचे। प्रवेश द्वार पर लग्जरी गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। हर माता पिता ऐसे तैयार थे जैसे वे रेड कारपेट पर चल रहे हों। शिनबिंग के निकलते ही सबकी नजरें उस पर टिक गईं और मैं उसके पीछे किसी आश्रित पति की तरह चल रहा था। जिया मिन्हो और शिनजी हाथ थामे सब कुछ हैरत से निहार रहे थे। स्पोर्ट्स डे जल्दी ही शुरू हो गया। पहली प्रतियोगिता जोड़ी में थी। कुल 3 टीमें थीं। मैं और जिया मिन्हो एक टीम, शिनबिंग और शिनजी दूसरी टीम। पापा चलिए, हम जरूर पहला स्थान जीतेंगे। मैंने अपने बगल में रखे शिनबिंग के लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स की ओर देखा, फिर अपने खुद के जल्दी में खरीदे जूतों की तरफ नजर डाली। मेरा आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया। स्टार्टिंग गन चली। मैंने हमारा नारा लगाया और हम आगे की ओर दौड़ पड़े। जिया मिन्हो और मैं पूरी तरह तालमेल में थे और बढ़त ले ली। फिनिश लाइन बिल्कुल सामने थी। तभी बगल वाली लेन में एक पिता का पैर फिसल गया। वह सीधे शिनबिंग और शिनजी की ओर गिर पड़े। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं चिल्लाया, सावधान। सहज भाव से मैंने रस्सी छोड़ दी और आगे झपटा। मैंने शिनबिंग और शिनजी को रास्ते से हटा दिया। वे घास पर गिर पड़े और मैं 100 किलो से ज्यादा वजनी पिता के नीचे दब गया। मेरी पीठ में भयंकर दर्द था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सारे अंगों ने अपना पता बदल लिया हो। मेरी आंखों के सामने तारे चमक रहे थे। पूरा मैदान गूंज उठा। शिक्षक और स्टाफ दौड़ कर आए और उस आदमी को मुझसे हटाया। सर, आप ठीक हैं? मैं घास में मुंह के बल एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। मुझे फिर से होश में आने में काफी समय लग गया। शिनबिंग ने दिखावे की परवाह किए बिना दौड़कर मेरे पास आकर घुटनों के बल बैठ गई। जीवू, तुम कैसे हो? तुम ठीक हो? उसकी आवाज में एक हल्की सी बेचैनी थी जिसे शायद वह खुद भी महसूस नहीं कर पाई थी। मैंने दर्द में सिर उठाकर मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ, बस लग रहा जैसे कोई टैंक मुझ पर चौराच गया हो। जिया मिन्हो और शिनजी रोते हुए मेरे पास आए और मुझे गले लगाकर रोने लगे। उन्हें देखकर मेरे भीतर एक गर्माहट सी फैल गई। वाकई वे दोनों कितने समझदार थे। मेरी पीठ का दर्द अचानक बहुत कम महसूस होने लगा। यह सब कुछ इसके लायक था। आखिरकार मुझे घायल पक्ष के रूप में एम्बुलेंस में लादकर सीधे अस्पताल ले जाया गया। पूरी तरह से जांच के बाद पता चला कि मेरी कमर में गंभीर सॉफ्ट टिश्यू की चोट आई है। सौभाग्य से कोई हड्डी नहीं टूटी थी। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के वार्ड में लेटा था जहां करने के लिए कुछ नहीं था, बस एक नौकरानी की देखभाल का आनंद लेना था। शिनबिंग ने स्कूल का काम निपटाया और अस्पताल आ गई। वह बिस्तर के पास खड़ी होकर मुझे जटिल भाव से देख रही थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। ये पहली बार था जब उसने मुझे सच्ची ईमानदारी के साथ धन्यवाद कहा था। मैं मुस्कुराया और कूल पोज देने की कोशिश की। इससे मेरी पीठ में खिंचाव आ गया और मैं दर्द से कराह उठा। मैंने मजाक में कहा, मिस शेन, सिर्फ एक धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। ये तो कार्यस्थल की चोट है। मेडिकल बिल, खोई हुई कमाई, भावनात्मक तनाव, राशि तय करना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। शिनबिंग मुझे देखने लगी। उसके होठों का कोना मुश्किल से हिला, लेकिन हिला। तुम्हें मुआवजा मिलेगा। वह थोड़ी रुकी। आज मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें भेजना नहीं चाहिए था। तुमको चोट नहीं लगती। खैर, उसने माफी मांगना सीख लिया था। वाकई ये बहुत ही दुर्लभ दृश्य था। कुछ नहीं है, मामूली चोट है, चिंता मत करो। इसे मैं जीवन का अनुभव मान लूंगा। ठीक उसी समय वार्ड का दरवाजा खुला। जिया मिन्हो और शिनजी ने सिर अंदर झांका और धीरे धीरे दरवाजे से अंदर आ गए। वे एक फल की टोकरी लिए हुए थे जो लग रहा था कि शिनबिंग ने अभी अभी खरीदी है। जिया मिन्हो ने टोकरी नीचे रखी और सावधानी से मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? तुम मर तो नहीं जाओगे, है ना? शिनजी ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, अंकल माफ कीजिए, ये आपकी गलती नहीं है। मैंने दोनों के सिर सहलाए। तुम दोनों को ठीक देखकर ही मुझे सब कुछ मिल गया। मेरी चिंता मत करो, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। शिनजी ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अंकल, आज आप बहुत बहादुर थे। बिल्कुल, वह तो थे ही। मेरे पापा सुपरमैन हैं, मेरे हीरो। दोनों लड़कों को मुझे इस तरह देखते हुए देखकर मेरे भीतर एक गर्माहट सी भर गई। सारा दर्द तो जैसे खिड़की से बाहर उड़ चुका था। शिनबिंग चुपचाप एक तरफ खड़ी थी, हम तीनों को देख रही थी। उसका चेहरा अब पहले जैसी ठंडक से दूर कहीं ज्यादा नरम होता जा रहा था। अगले कुछ दिन मैंने अच्छे से बिताए। खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं थी। खाना तैयार होकर आ जाता था। मुझे बस चुपचाप लेटे रहना था और ठीक होना था। शिनबिंग हर दिन मुझसे मिलने आती थी। वह ज्यादा कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नुकीली और कठोर नहीं रही थी। वे दोनों लड़के मेरे निजी छोटे नर्स बन गए थे। जिया मिन्हो का काम था मुझे चुटकुले सुनाना। शिनजी का काम था मुझे कहानियां पढ़कर सुनाना। हाल के दिनों में जिंदगी वाकई बेहद सुखद थी। एक दिन मैं शिनजी से कहानी सुन रही थी, तभी वार्ड का दरवाजा खुला। एक अनजान आदमी सूट पहने पत्रकारों के साथ अंदर आया और जोर से बोला, मिस शिन, क्या यह सच है कि आपने गुप्त रूप से बच्चों को जन्म दिया है और आप उनके पिता को छुपा रही हैं? हर जगह कैमरों की फ्लैश लाइटें चमक उठी। मैं पूरी तरह से हैरान थी। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? शिनबिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। वह मेरे और लड़कों के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम लोग कौन हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? सुरक्षा कहाँ है? उनका नेतृत्व कर रहा आदमी चालाकी से मुस्कुराया। मिस शिन, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें बस कुछ बातें स्पष्ट करनी है। क्या ये सज्जन बच्चों के पिता हैं?
और क्या ये दोनों लड़के आपके जुड़वां बेटे हैं? उसका कैमरा मेरी ओर और जिया मिन्हो की ओर घूम गया। शिनजी भी घबरा गया और जिया मिन्हो के पीछे छिप गया। मैं तुरंत समझ गया, ये लोग किसी व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा भेजे गए थे। ये एक जाल था। वे इस घोटाले से शिनबिंग और उसकी कंपनी को फंसाना चाहते थे। शिनबिंग गुस्से में थी। उन्होंने उसकी निजता का उल्लंघन किया था, पर लड़कों की सुरक्षा के लिए वह पीछे हट रही थी। पत्रकार आगे बढ़ाया, मिस शिन, कृपया हमारे सवालों का जवाब दें। इस सज्जन के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप बच्चों को सार्वजनिक रूप से कब स्वीकार करने का इरादा रखती हैं? वे लोग लगभग बिस्तर तक पहुंचने ही वाले थे। मैंने मन बना लिया, बिस्तर से कूद पड़ी, अपनी पीठ के दर्द को नजरअंदाज किया, बेड साइड टेबल से पानी का जग उठाया और सीधे पत्रकारों के समूह पर पानी फेंक दिया। फिर शिनबिंग और दोनों लड़कों को खिड़की दिखाकर कहा, कूदो, मैं तुम्हें कवर करूंगी। सब दंग थे। पत्रकार खौलते पानी से चिल्लाकर पीछे हटे। शिनबिंग मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पागल हो गया हूं। मैंने चादर खींची और उसकी रस्सी बनाने लगी। कूदो, ये सिर्फ तीसरी मंजिल है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गांव में तो मैं 5वीं मंजिल से भी कूद चुकी हूँ। यह झूठ था। मेरी सबसे ऊंची छलांग दूसरी मंजिल से थी, जिसमें टखना मुड़ गया था। मैंने चादर पाइप से बांधकर खिड़की से बाहर फेंकी। फिर शिनबिंग और लड़कों को नीचे फिसलने को कहा। शिनबिंग हिचकिचाई, पर भीड़ देख तुरंत मान गई। उसने शिनजी का हाथ पकड़ा और उसे नीचे फिसलने में मदद की। जिया मिन्हो तुरंत उसके पीछे गया। जिया मिन्हो बिल्कुल भी नहीं डरा और बंदर से भी तेज नीचे फिसल गया। मैंने शिनबिंग को देखा, जो आखिरी थी, जो खिड़की से बाहर गई और राहत की सांस ली। फिर मैं पत्रकारों की ओर मुड़ा, जो अभी अभी फिर से इकट्ठा हुए थे, और उन्हें अपनी सबसे थ्याओ भड़काऊ मुस्कान दी। मैंने तकिया, फल की टोकरी और जो कुछ भी हाथ में आया सब कुछ एक साथ उठाया और उन पर फेंक दिया। तो आओ फिर, आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक देहाती लड़का क्या कर सकता है। पर्याप्त हंगामा मचाने के बाद मैंने चादर पकड़ी और खिड़की से कूद गया। मैं ठीक से नहीं उतरा। मेरी पीठ फिर से जमीन से टकरा गई। पीठ की चोट के साथ साथ उतरने की चोट, दोहरी मार पड़ी। शिनबिंग गुस्से और घबराहट में एक साथ दौड़ती हुई मुझे उठाने आई। क्या तुम पागल हो? उसकी आंखें लाल थीं। क्या वह मेरे लिए चिंतित थी? मैंने कहा, चलो, वरना वे पीछा करेंगे। शिनबिंग के सहारे मैं लड़कों के साथ अस्पताल से भागा। क्लाउड समिट पहुंचने पर सब डरे थे। शिन ने पीआर को फोन किया और मैं लेट गया। इस बार मैं सच में हिल भी नहीं पा रहा था। जिया मिन्हो और शिनजे मेरे बिस्तर के पास पहरा दे रहे थे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। पापा, क्या आप मरने वाले हैं? मेरे पास शब्द नहीं थे। शिनबिंग कॉल्स खत्म कर कमरे में आई। सबको बाहर भेजकर अब हम अकेले थे। जेवू, तुमने आज जो किया वो क्यों किया? मैंने अनजान बनने का नाटक किया। कोई खास वजह नहीं, आत्मरक्षा थी। तुम जानती हो मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। शिनबिंग बिस्तर के पास आई और बैठ गई। तुम हमें खुद ही उससे निपटने के लिए छोड़ सकते थे। तुमने हमें बचाने के लिए खुद को खतरे में क्यों डाला? मैंने उसकी ओर देखा। लैंप की रोशनी में उसकी सारी सतर्कता टूट चुकी थी। उसका चेहरा थका हुआ और अनिश्चित था। वह अब अछूती बर्फ जैसी ठंडी सी यूं नहीं रही थी। इस वक्त वह बस एक औरत थी। मैं कुछ पल चुप रहा। फिर मैंने कहा, मैंने ये तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया। शिनबिंग की आंखों में कुछ फीका पड़ गया। मैंने ये अपने बेटों के लिए किया। मैंने उसकी ओर देखा। जिए मिन्हो मेरा बेटा है, शिनजे मेरा बेटा है। वे दोनों भाई हैं। मैं चुपचाप खड़ा होकर उनमें से किसी को भी चोट खाते नहीं देख सकता। फिर मैं रुका और मुस्कुरा उठा। और तुम मेरे बेटे की माँ हो। मैं बस खड़ा रहकर किसी को तुम्हें तंग करते हुए नहीं देख सकता था। शिनबिंग एकदम स्थिर हो गई। वह मुझे बहुत देर तक देखती रही। फिर उसने सिर झुका लिया। उसके कंधे हल्के से हिले। मैंने देखा उसकी आंख से एक आंसू गिरा। वह उसकी गोद में रखे हाथ की पश्च पर गिरा। हे भगवान, वह रो रही थी। मैं घबरा गया। मैंने उठने की कोशिश की। अरे रो मत, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस यूं ही बोल गया। तुम तो मुझे जानती ही हो। मैंने उसे दिलासा दिया और पीछे हट गया। हिलना मत। उसने सिर उठाकर देखा। चेहरा शांत था, पर आंखें अब भी लाल थीं। उसने मेरे माथे से बाल हटाए। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उनके छूते ही मुझ में एक सिहरन सी दौड़ गई। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। जेवू, पितृत्व के नतीजे कल आ जाएंगे। मेरा पेट बैठ गया। मेरा डर सच हो गया। अगर साबित हुआ कि वे तुम्हारे बेटे हैं तो क्या करोगे? मैंने मुंह खोला, पर शब्द नहीं मिले। मैं क्या करता? मुझे नहीं पता था। मैं पहले ही एक बार भाग चुका था, लेकिन उसे जिया मिन्हो देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। कमरे में लंबी खामोशी छा गई, जब तक कि बाहर से जिया मिन्हो की आवाज नहीं आई। ये तुम्हारी गलती है। तुमने मेरे पापा को चोट पहुंचाई। मैंने नहीं, वो बुरे लोग थे। तुम थी। दोनों लड़कों की बहस सुनते हुए शिनबिंग और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों की आंखों में वही बेबस मुस्कान पाई। शायद हालात उतने बुरे नहीं थे जितने दिख रहे थे। अगली सुबह मुझे तेज झटकों से नींद से जगाया गया। पिताजी, देखिए। जिया मिन्हो मेरे चेहरे के सामने एक लिफाफा लहरा रहा था। परीक्षण के परिणाम। मेरा दिल बैठ गया। न्याय का दिन आ गया था। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। उसका वजन भारी लग रहा था। शिनबिंग बगल में खड़ी थी। उसके भाव रहस्यमयी थे। दोनों लड़के तनाव में मुझे देख रहे थे। मैंने सांस भरकर लिफाफा फाड़ दिया। अंदर कई पन्ने थे जो तकनीकी भाषा से भरे हुए थे। मैं सीधे आखिरी पन्ने पर गया और निष्कर्ष पढ़ा। डीएनए जांच के अनुसार व्यक्ति जेवू और जिया मिन्हो के बीच कोई जैविक संबंध नहीं मिला। क्या?
मैं चौंक गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने फिर पढ़ा। वहां साफ साफ यही लिखा था, मेरे और जिया मिन्हो के बीच कोई जैविक संबंध नहीं था। यह कैसे संभव था? फिर मुझे अचानक याद आया, उस दिन जब मेरी उंगली कट गई थी घबराहट में, असल में मैंने जो टपकाया था वह। मैंने झटके से सिर घुमाकर शिनबिंग की ओर देखा। उसने भी कुछ किया? शिनबिंग ने नजरें मिलाईं। चेहरा निर्विकार था। तुम्हारी चाहत के अनुसार जेवू, वह तुम्हारा बेटा नहीं है। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। मेरा बेटा नहीं? तो फिर वह किसका बेटा था? इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती, शिनबिंग ने एक और दस्तावेज निकाला। यह अलग है। उसने वह दस्तावेज मुझे थमा दिया। मैंने देखा, यह शिनबिंग और जिया मिन्हो के बीच पितृत्व परीक्षण था। निष्कर्ष में शिनबिंग को जिया मिन्हो की जैविक मां बताया गया था। तो अब तुम्हारे पास अपने बचाव में क्या है? शिनबिंग ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें फिर से ठंडी हो गईं। तुमने मुझे 6 साल तक धोखा दिया। तुमने 6 साल तक मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा। जेवू, खूब खेला तुमने। तुम भी काफी बेरहम हो। मैंने मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल पाया। मैंने उसे धोखा दिया था। मैंने जिया मिन्हो की ओर देखा, जो वहां खड़ा उलझन में था। साफ था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शिनजे ने शिनबिंग की आस्तीन खींची। माँ, इसका क्या मतलब है? क्या अंकल जिया मिन्हो के पापा नहीं है? शिनबिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मेरे पास आई और एक पहले से तैयार किया हुआ अनुबंध मेरे बिस्तर पर रख दिया। जेवू, क्योंकि हमारे बीच पुराना रिश्ता है और क्योंकि तुमने एक बार हमारी जान बचाई थी, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। यहाँ 10 मिलियन है। पैसे लो और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। बच्चों के सामने फिर कभी मत आना। 10 मिलियन जो उसने 6 साल पहले मुझे दिए थे, उसका 2 गुना था। इतनी रकम किसी भी शहर में ऐशो आराम से जीने के लिए काफी थी। मैंने अनुबंध को देखा, फिर मैंने हैरान जिया मिन्हो को देखा और 6 साल की यादें मेरी आंखों के सामने घूमने लगीं। उसका पहला शब्द, पहले कदम, बीमारी में उसे गोद में थामना, उसकी शरारतों के लिए माफी मांगना और उसका मुझे मिठाई खिलाना। मैंने उसे नन्हे बच्चे से एक शरारती लड़के तक पाला था। वह मेरी दुनिया था, जिसे कोई 10 मिलियन में खरीदना चाहता था। मैंने अनुबंध उठाया और उसे पन्ना पन्ना फाड़ दिया। उसके टुकड़े फर्श पर बिखर गए। मिस शिन, पैसा अच्छी चीज है, पर दुनिया में कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। 6 साल पहले मैंने तुम्हारे पैसे और उसे दोनों ले लिए थे। ये मेरी गलती थी। इन 6 सालों में अगर मैं उसे सबसे अच्छी जिंदगी नहीं दे सका तो वह मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन पहले दिन से लेकर अभी तक मैंने हमेशा उसे अपने खून का हिस्सा समझा है। उसे बहुत प्यार और दुलार दिया है। मैंने उसे चलना सिखाया, मैंने उसे बोलना सिखाया, मैंने उसे ईमानदार और बहादुर बनना सिखाया। वह मैं हूँ, जेवू का बेटा। खून का रिश्ता हो या ना हो, वह हमेशा मेरा बेटा रहेगा। तुम उसे चाहती हो, ठीक है, मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर ही। मेरे शब्द कमरे में बम की तरह गूंज उठे। शिनबिंग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी नजरों में पैसे के पीछे भागने वाला यह देहाती ऐसा कुछ कह सकता है। उसके होंठ कांपने लगे। वह एक भी पूरी बात नहीं कह पाई। मत मरो। मैं नहीं चाहता कि आप मरें। मुझे माँ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पापा चाहिए। कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए। जिया मिन्हो बिलखते हुए मेरे पैर पकड़ ली। मैंने झुककर उसे गले से लगा लिया। मेरी आंखें भर आईं। तुम बेवकूफ लड़के, पापा कैसे तुम्हें नहीं चाह सकते? मैं तुम्हें शब्दों से कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ। अंकल, शिनजे भी पास आ गया। उसने हमें देखा, फिर अपनी माँ को देखा। उसके चेहरे पर द्वंद्व और अनिच्छा साफ झलक रही थी। वह झिझका, फिर धीरे से मेरा आस्तीन पकड़ लिया। अंकल, कृपया मत जाइए। मेरा दिल पिघल गया। फिर दरवाजे से एक आवाज आई, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बस बहुत हुआ। दरवाजे पर एक तेज तर्रार दिखने वाले बुजुर्ग खड़े थे। वह एक छड़ी के सहारे बटलर द्वारा संभाले हुए अंदर आए। वह शिनबिंग के पिता थे, शिन ग्रुप के चेयरमैन। मैंने उन्हें सिर्फ वित्तीय पत्रिकाओं में ही देखा था। पापा, आप यहाँ कैसे? शिनबिंग हैरानी से सीधी हो गई। अगर मैं और इंतजार करता तो लौटने के लिए कोई परिवार ही नहीं बचता। देखो तो सही, तुम लोग क्या कर रहे हो? बुजुर्ग ने सूखी सी नाक से आवाज निकाली। उसकी तेज नजर पूरे कमरे में घूमी। आखिरकार उसकी नजर मुझ पर आकर ठहर गई। तुम जीवू हो? हाँ। मैं सीधा खड़ा हो गया। मैंने टेस्ट के नतीजे देख लिए हैं। वह शिनबिंग के पास चले गए। ये तो हद हो गई। तुमने पितृत्व रिपोर्ट में हेरफेर की क्या? मैंने शिनबिंग की ओर तीखी नजरों से देखा। समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। शिनबिंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने सिर झुका लिया। पापा, क्या आपको लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे? आप एक नकली रिपोर्ट का इस्तेमाल करके जीवू को दूर करना चाहते थे और दोनों बच्चों को अपने पास रखना चाहते थे। यह पूरी तरह से स्वार्थ है। क्या ऐसा करना जीवू के साथ न्याय है? बुजुर्ग ने बटलर से एक और दस्तावेज लिया और मुझे थमा दिया। ये असली रिपोर्ट है। मैंने कांपते हाथों से उसे लिया। निष्कर्ष पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से लिखा था, जिया मिन्हो की जैविक पितृत्व की पुष्टि जीवू के रूप में, शिनजे की जैविक पितृत्व की पुष्टि जीवू के रूप में। मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 हस्की कुत्तों ने उसे उधेड़ दिया हो। यह औरत क्या चाहती थी? मैंने शिनबिंग की ओर इशारा किया। गुस्से में बोल नहीं पाया। पहले झूठी रिपोर्ट दी कि मैं जिया मिन्हो का पिता नहीं हूं, फिर मुझे खरीदने की कोशिश की। शिनबिंग बोली, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम्हारे लिए पैसा बड्डा है या बच्चा। 6 साल पहले तुमने पैसे को चुना था। मुझे डर था तुम फिर वही करोगे, इसीलिए मैंने यह किया। मैं सन्न रह गया। तो यह सब बस एक इम्तिहान था। मैंने बिना नरमी के पूछा, तो क्या तुम्हें अपना जवाब मिल गया? शिनबिंग चुप रही,
पर उसकी लाल आंखें सब कह रही थीं। तभी पिता बोले, बस करो, पुरानी बातें भूल जाओ, अब बच्चों का भविष्य जरूरी है। उन्होंने हमारी ओर देखा। तुम दोनों ही इन बच्चों के असली माता पिता हो, बेहतर होगा कि तुम शादी कर लो ताकि बच्चों को उनका हक मिल सके। क्या? हम दोनों एक साथ चिल्लाए। क्या वो मजाक कर रहे थे? ये बूढ़े साहब तो मुझसे भी ज्यादा उलझन में हैं। पापा, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। मैं भी नहीं, मुझे गांव की आजादी की आदत हो गई है। मैं अपनी बाकी जिंदगी बर्फ के टुकड़े को घूरते हुए नहीं बिताऊंगा। शिनबिंग ने झुंझलाकर कहा, तुम किसे बर्फ का टुकड़ा कह रहे हो? मैंने पलटकर जवाब दिया, जो भी ऐसा बर्ताव करता है। और हम फिर से बहस करने लगे। तुम दोनों चुप हो जाओ, बूढ़े आदमी ने कहा। क्या मुझे ये सब पसंद है? अगर मेरे 2 पोते न होते तो मैं तुम पर वक्त भी न देता। उन्होंने मिन्हो और जाई की ओर इशारा किया। बच्चों, क्या तुम मम्मी पापा के साथ एक पूरा परिवार चाहते हो? दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ सिर हिला दिया। जा मिन्हो आगे बोला, मैं चाहता हूं कि पापा और मम्मी साथ रहें। शिनझाई ने धीरे से कहा, मैं भी। हम दोनों को 2 छोटे गद्दारों ने बेच दिया था। शिनबिंग और मेरे पास कहने को कुछ न था। सीनियर शिन ने बहस का मौका नहीं दिया। फैसला हो गया है, बच्चों और मीडिया की खातिर तुम दोनों शादी करोगे। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। तुम दोनों के अलग कमरे होंगे और एक दूसरे में दखल नहीं दोगे। जब बच्चे बड़े हों और तुम तलाक लेना चाहो तो मैं नहीं रोकूंगा। शिनबिंग और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। हम दोनों को एक दूसरे की आंखों में वही झिझक की झलक मिली। फिलहाल यही एकमात्र समाधान था और शायद सबसे अच्छा भी। मैं तुम्हें सोचने के लिए एक दिन देता हूँ, श्रीमान शिन सीनियर ने कहा और बटलर के साथ बाहर चले गए। कमरे में फिर से सिर्फ हम चारों ही रह गए थे। वातावरण बेहद असहज था। आखिरकार मैंने ही इस चुप्पी को तोड़ा। मैंने अपना गला साफ किया। मिस शिन, आप क्या सोचती हैं? शिनबिंग ने मुझे एक तिरछी नजर से देखा। वह अभी भी बर्फ के टुकड़े वाली टिप्पणी से साफ तौर पर नाराज थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, बच्चों की खातिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दोनों को एक घर चाहिए। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। और इसी तरह हमारी शादी सबसे साधारण तरीके से तय हो गई। 3 दिन बाद हम रजिस्ट्री ऑफिस गए और अपना विवाह प्रमाण पत्र ले लिया। उस लाल प्रमाण पत्र को हाथ में लेकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। 6 साल पहले मैंने पैसे के लिए खुद को बेच दिया था। 6 साल बाद मैंने अपने बेटे के लिए खुद को बेच दिया। अगर मेरी जिंदगी में कुछ था तो वह था नाटकीयता। हमारे नए परिवार के बनने का जश्न मनाने के लिए मैंने खाना बनाने का फैसला किया। मैंने घर के रसोइयों की मदद विनम्रता से ठुकरा दी। मैंने अकेले ही विला के किचन की कमान संभाल ली। जा मिन्हो लार टपकाते हुए अंदर आया। पापा, आप क्या बना रहे हैं? मेरा खास व्यंजन, मिट्टी के बर्तन में चिकन। मैंने वह बड़ा मुर्गा निकाला जिसे मैंने गांव में आधे साल तक पाला था और उसे तैयार करने लगी। शिनझाई और शिनबिंग ने शायद ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए दोनों दूर ही रहे। आधे घंटे बाद रसोई से खुशबू बाहर आने लगी। मैंने एक बड़ा भाप से भरा मिट्टी के बर्तन में बना चिकन मेज पर रखा, जिसकी किनारे पर कॉर्न ब्रेड भी बेक हो रही थी। आओ, अपने पापा के हाथ का खाना चखो। जिया मिन्हो सबसे पहले कॉर्न ब्रेड का एक टुकड़ा उठा लेता है, उसे शोरबे में डुबोता है, यहाँ तक कि उसका पूरा चेहरा उससे चमकने लगता है। ये कमाल है, ये बहुत स्वादिष्ट है। पापा के हाथ का खाना दुनिया में सबसे अच्छा है। मैंने शिनझाई की कटोरी में एक चिकन लेग रखा। लो, तुम भी खाओ। शिनझाई ने सावधानी से एक कौर लिया। उसकी आंखें चमक उठी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं संतुष्टि के साथ शिनबिंग की ओर देखने लगा। मिस शिन, मुझे यह सम्मान दें। शिनबिंग थोड़ी झिझकी। फिर उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई, चिकन का एक छोटा टुकड़ा लिया, उसे पूरी शालीनता के साथ अपने मुंह में रखा और ठिठक गई। मैंने कहा, तो कैसा लगा? वह कुछ नहीं बोली। वह बस एक और टुकड़ा लेती गई, फिर एक और। अंत तक उसने लगभग आधा बर्तन खा लिया था। उसका मुंह ना कह रहा था, लेकिन उसका शरीर हाँ। वह सच में एक घमंडी औरत थी। रात के खाने के बाद हम चारों ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। हालांकि माहौल अभी भी थोड़ा अजीब सा था। जिया मिन्हो और शिनझाई मेरे पास सटे हुए थे और लगातार बातें कर रहे थे। शिनबिंग पास के एक सिंगल सोफे पर एक फाइनेंशियल मैगजीन के साथ बैठी थी। वह उसे पढ़ रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार हमारी तरफ भटक रही थीं। टीवी पर एक कॉमेडी चल रही थी। हम तीनों हंसी रोक नहीं पा रहे थे और हमारे साथ हंसते हुए शिनबिंग के होठों के कोने भी अनजाने में हल्के से मुस्कुरा उठे। उसी पल खिड़की से चांदनी आकर उसके चेहरे पर पड़ गई। अचानक मुझे लगा कि वह कुछ अलग सी दिख रही है। ये बर्फ का टुकड़ा अब उतना ठंडा नहीं लग रहा था। अनुबंधित शादी के बाद की जिंदगी हैरानियों और अनपेक्षित मोड़ों से भरी हुई थी। मैं आधिकारिक रूप से एक देहाती मुर्गी पालक से शिन ग्रुप की अध्यक्ष की घर जमाई पति बन गया। मेरा मुख्य कर्तव्य था बच्चों की देखभाल। शिनबिंग अब भी काम की दीवानी थी। रोज सुबह जल्दी निकलती और देर से घर लौटती, लेकिन अब वह पहले से पहले घर आने लगी थी। पहले वह ऑफिस छोड़ने वाली आखिरी इंसान होती थी। अब वो फालतू मीटिंग्स छोड़ देती ताकि वक्त पर घर पहुंच सके, क्योंकि घर पर 3 लोग इंतजार में थे। मैंने नया करियर चुना, घर संभालने वाला पति। अपने खाने से मैंने सबका दिल जीत लिया, खासकर शिनबिंग का। वह शिकायत करती थी कि मेरा खाना बहुत तैलीय है, बहुत अनहेल्दी है, लेकिन सबसे ज्यादा वही खाती थी। दोनों लड़के हर दिन एक दूसरे के और करीब होते जा रहे थे। मिन्हो शिनझाई का निजी बॉडीगार्ड बन गया था। किंडरगार्टन में जो भी शिनझाई को छेड़ता, जा मिन्हो उस पर टूट पड़ता। शिनझाई उसका ट्यूटर था। वह होमवर्क देखता और कहानियां सुनाता।
एक तूफान, दूसरा शांत झील। दोनों जिस तरह से एक दूसरे के साथ घुल मिल गए वह किसी ने भी नहीं सोचा था। फिर आया शिन ग्रुप की सालगिरह का गाला। राष्ट्रपति की पत्नी होने के नाते मुझे वहां जाना जरूरी था। मैं भीड़ में एक उधार लिए डिजाइनर सूट में खड़ी थी। चारों ओर पूरी तरह से सजे धजे लोग थे। मुझे बिल्कुल अजीब लग रहा था, जैसे कोई हंस की गलती से हंसों के झुंड में आ गया हो। दूसरी ओर शिन बिंग चांदी की शाम की ड्रेस में किसी रॉयल्टी की तरह दिख रही थी, शब्दों से परे चमकदार। उसने मेरा हाथ थामा और व्यापार जगत के दिग्गजों की भीड़ में सहजता से चलने लगी। यह मेरे पति जेवू हैं। हर बार जब वह मेरा इस तरह परिचय कराती तो मैं कमरे के हर ताकतवर आदमी की जलन और नाराजगी का मिश्रण महसूस कर सकता था। मुझे चुपचाप बहुत खुशी हो रही थी। घूरते रहो, तुम में से कोई भी यह सौदा नहीं कर सकता था। गाला के बीच में एक चिकने दिखने वाले आदमी ने वाइन का गिलास लेकर पास आकर रुक गया। वह डायरेक्टर वांग था, प्रतिद्वंद्वी कंपनी का कार्यकारी, जिसने पत्रकारों को अस्पताल भेजा था। मिस शेन, बहुत समय हो गया, आप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। उसकी मुस्कान बिल्कुल भी सच्ची नहीं थी। और ये जरूर वही प्रसिद्ध मिस्टर जे होंगे। काफी नाम है और काफी आकर्षक भी। उसकी व्यंग्यात्मकता को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। शिन बिंग का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वह जवाब देने ही वाली थी कि मैं पहले ही वहां पहुंच गया और उसका हाथ थाम लिया। मैंने डायरेक्टर वांग को अपनी सबसे शानदार मुस्कान दी। डायरेक्टर वांग, ये मेरा सौभाग्य है। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। सुना है कि आपकी कंपनी को हाल ही में नकदी प्रवाह की कुछ समस्याएं आ रही हैं। ये तो व्यापार है, कभी जीत कभी हार। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव नहीं है। मैं तो भाग्यशाली पैदा हुआ, अच्छी शादी की, तब से कोई चिंता नहीं रही। मैंने शिन बिंग को कमर से और करीब खींच लिया और उसके कान के पास धीरे से कहा, है ना जानू? शिन बिंग थोड़ी सख्त हो गई, लेकिन उसने सिर हिला दिया। डायरेक्टर वांग भड़क उठे। मेरी बात ऐसी थी जैसे मैं पत्नी के पैसों पर ऐश कर रहा हूं, पर असल में यह उनकी डूबती कंपनी पर कटाक्ष था। नुकसान कम, बेइज्जती पूरी। डायरेक्टर वांग चुप थे। मैंने शैंपेन घुमाते हुए कहा, दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय अपनी कंपनी की सैलरी पर ध्यान दें, वरना दिवालिया होने पर आपको अपनी रिज्यूमे मेरी पत्नी को भेजनी पड़ेगी। मैंने शिन बिंग का हाथ पकड़ा और हम वहां से चल दिए। डायरेक्टर वांग की गुस्से भरी गालियां हमारे पीछे आती रहीं। जैसे ही हम एक शांत कोने में पहुंचे, शिन बिंग ने अपना हाथ छुड़ा लिया। वह मुझे जटिल भाव से देखने लगी। तुम्हें क्या हो गया है? मैंने एक भौं ऊपर उठा दी। बस तुम्हारे लिए खड़ा हुआ था, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। शिन बिंग काफी देर तक चुप रही। फिर उसने पूछा, असल में तुम कैसे इंसान हो? मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं। मैं मुस्कुरा दिया। मैं तो बस एक किसान हूँ, तुम्हारे बेटों का पिता हूँ और कानूनी तौर पर तुम्हारा पति हूँ। और उसके बाद की बात बाद में करेंगे। मैंने बॉलरूम की चमचमाती रोशनी और दूर के दो छोटे छोटे केक चुराते बच्चों को देखा। कम से कम अभी तो मुझे लगता है कि जिंदगी काफी अच्छी है। शिन बिंग ने भी मेरी नजरों का पीछा किया। वह भी मुस्कुरा दी। वह मुस्कान जैसे बर्फ का पहली बार पिघलना हो, जैसे वसंत की पहली गर्माहट। शायद यही जिंदगी है, अप्रत्याशित मोड़ों और ऐसी हैरानियों से भरी जिनकी कभी उम्मीद नहीं थी। कौन सोच सकता था कि 6 साल पहले की गई एक लापरवाह सौदेबाजी एक दिन इतना शोरगुल और इतनी गर्माहट से भरा घर देगी। मैंने अपने बगल में बैठी महिला और पास में खेलते दोनों लड़कों को देखा और अपने सीने में एक ऐसी स्थिरता महसूस की जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। खैर, जिंदगी भर इस महिला के सहारे रहना आखिरकार इतना बुरा सौदा भी नहीं लगता।